श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं धैर्य, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। बिहार में नीतीश कुमार का ये पहला कैबिनेट विस्तार है और बीजेपी की तरफ से 9 और जेडीयू की तरफ से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है और लगातार ये सिलसिला जारी है। वहीं शाहनवाज हुसैन बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। सबसे पहले शपथ ली और उसके बाद अब ये शपथ ग्रहण समारोह का सिलसिला आगे चलते हुए आप देख रहे हैं कि नीतीश की नई कैबिनेट में बीजेपी के कोटे से जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं लगातार, उनमें शाहनवाज हुसैन, एमएलसी सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह, आलोक रंजन, प्रमोद कुमार, जनक, नारायण प्रसाद, नितिन नवीन, नीरज सिंह, बबलू, कई नए चेहरे हैं जो इस बार कैबिनेट में जगह पा रहे हैं। वहीं जेडीयू के कोटे से बात की जाए तो श्रवण कुमार, लेसी सिंह शपथ ले चुकी हैं, संजय झा, जामा खान, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज और सुनील कुमार, मदन सहनी, ये वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। और इस बार बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है क्योंकि कई ऐसे पुराने चेहरे थे जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उनमें से बीजेपी की तरफ से बात करें तो प्रेम कुमार, जो कि सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का बिहार में रहे और 1990 से लेके अब तक वो विधायक रहे, उनका नाम इस लिस्ट से काट दिया गया है और उनकी जगह पर कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है। और ऐसे ही सिलसिला जेडीयू में भी लगातार जारी है कि दूसरी पार्टी से आए जेडीयू में शामिल हुए, जिसमें जामा खान का नाम आता है, पहले बीएसपी में थे और इस बार जेडीयू में शामिल हुए, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। दूसरा जो नाम आता है जेडीयू की तरफ से, सुमित कुमार सिंह, इंडिपेंडेंट विधायक रहे और जेडीयू में शामिल हुए। कौन कौन से मंत्री शपथ ले चुके हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। तो नीतीश कुमार के कैबिनेट का ये पहला विस्तार है। नारायण प्रसाद, नितिन नवीन, नीरज सिंह, बबलू, बीजेपी के कोटे से नए मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, शाहनवाज हुसैन। और इस बार क्योंकि आपने देखा था कि बीजेपी की तरफ से खास तौर पर बहुत सारी कोशिशें शाहनवाज हुसैन के लिए की गई थी, लेकिन पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा इस पर भी चर्चा जोरों से हो रही है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, लेकिन अटकलों का बाजार भी गर्म है। लेकिन इस बीच मुझे राज्यसभा जाना होगा। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। रूसी गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें
जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम हिमस्खलन की निगरानी करती है, घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। I request all the members to raise and stand in silence in memory of those departed. तो राज्यसभा में अमित शाह बोल रहे थे, देखिए लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है और प्रधानमंत्री लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका अपडेट देते हुए राज्यसभा में अमित शाह केंद्रीय टीम के साथ राज्य प्रशासन की टीम भी लगातार लगी हुई है और टनल में से लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक 197 लोग लापता हैं, 197 लोग लापता हैं जिनको लगातार ढूंढा जा रहा है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर तैनात हैं और राज्य सरकार ने भी 5 हेलीकॉप्टर लगाए हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। एसडीआरएफ टीम की बात करें तो तमाम टीमें जो है लगातार अपना बखूबी काम कर रही हैं, लेकिन इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि ग्लेशियर टूटने से भारी नुकसान हुआ है। और एक बार फिर से आपको बिहार पटना लिए चलते हैं। नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और लगातार मंत्री शपथ ले रहे हैं। देखिए इस बार बहुत कुछ बदला है, तस्वीर बदली है। युवा चेहरों को इस बार जगह दी गई है, बीजेपी की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शाहनवाज हुसैन मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे थे। ये वो चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ अब तक ले चुके हैं। सम्राट चौधरी जो कि मंत्री पद की शपथ ले ली है, वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। 2017 में जेडीयू से भाजपा में आए हैं और 1990 से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बात करें लेसी सिंह की तो वो भी शपथ ले चुकी हैं। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक हैं लेसी सिंह, जाना अमाना नाम, और मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। वे पहले भी कई मंत्रालय संभाल चुकी हैं, उनके पास कई जिम्मेदारी रही हैं। संजय झा भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और वरिष्ठ पत्रकार इस बीच विनोद अग्निहोत्री सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार बहुत कुछ बदला बदला नजर आ रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, ये काफी दिन से लटका हुआ था जब से सरकार बनी नीतीश कुमार जी की, फिर से एक बार विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद से भाजपा और जनता दल यू के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खासी रस्साकसी चल रही थी। बीच में एक तल्खी भी आई थी दोनों दलों के बीच में। फिर बैठकों के कई दौर चले, दिल्ली में मीटिंग हुई, भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद ये फार्मूला तय हुआ और आज ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इससे एक बड़ा संदेश तो यह गया है कि अब फिलहाल नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है और ये सरकार को लेकर के जो कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, इसके स्थायित्व को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे खास करके विपक्ष की तरफ से, तो उनको विराम लगेगा और सरकार अपना काम जो है सुचारू रूप से कर सकेगी। और जिस तरह से शहनवाज हुसैन जो राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, जब उनको विधान परिषद में भेजा गया तभी ये अटकलें लग रही थी और हम सबको ये लग रहा था कि उनको जरूर खाली विधान परिषद में ही नहीं भेजा गया है, उनको जो है मंत्री बनाया जाएगा। इससे एक बड़ी कमी ये पूरी हो गई कि बिहार जहां मुस्लिम आबादी की एक बड़ी तादाद है और वहां जब कैबिनेट, जब मुख्य नीतीश कुमार ने शपथ ली थी तो कोई भी मुस्लिम चेहरा उस मंत्रिमंडल में नहीं था, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में और मीडिया में सवाल भी उठे थे। मैंने खुद इस बात को उस समय बहस में रेखांकित किया था। शहनवाज हुसैन के जाने से एक बड़ी बात ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो एक मुस्लिम चेहरे के रूप में आए हैं और एक उदारवादी मुस्लिम नेता हैं, वो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं और जिस तरह से उनका एक प्रभाव है बिहार में, तो पोर्टफोलियो कौन सा मिल सकता है, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। देखिए, एक पोर्टफोलियो तो अल्पसंख्यक कल्याण तो मुझे लगता है शायद उनको जरूर मिलेगा। इसके अलावा कोई एक मजबूत पोर्टफोलियो उनको मिलना चाहिए। अब वो कौन सा पोर्टफोलियो होगा ये तो नीतीश कुमार जो भाजपा के बीच में तय हुआ होगा। हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी सरकार में चाह रही है और जिस तरह से उसने 2 अपने उप मुख्यमंत्री बनाए हैं उससे भी उसको हिस्सेदारी तो मिली है। मुझे लगता है कि कोई मजबूत पोर्टफोलियो उनको मिलेगा। कुछ ऐसी भी चर्चा हो रही है सर कि डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। देखिए, डिप्टी सीएम की बात तो चल रही है लेकिन 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले से ही है। क्या तीसरा डिप्टी सीएम भी भाजपा बनाएगी? हालांकि कर्नाटक में तो है डिप्टी सीएम, 3 या 4 हैं वहां पर, तो बिहार में भी बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार शायद तैयार ना हो डिप्टी सीएम के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार और शहनवाज हुसैन के बीच में कोई बहुत अच्छे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए में नहीं रहे, मुझे मालूम है। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से शहनवाज हुसैन ने अपना जो है थोड़ा रुख बदला है और अगर उनके और नीतीश कुमार के बीच में स्थितियां अच्छी रही तो उनको अच्छा पोर्टफोलियो तो खैर बीजेपी दिलाएगी, लेकिन डिप्टी सीएम वाली बात मुझे थोड़ा सा इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि जो दो डिप्टी सीएम हैं, एक उसमें दलित हैं और एक उसमें ओबीसी हैं। अब उसके बाद अगर ये जनता दल यू से होते तो शायद मुझे लगता है कि एक मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो है अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनाते, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन अगर बन जाते हैं तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी का अगर उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। सर, उस नाराजगी का जो जिक्र आप कर रहे थे कि इतना वक्त लिया गया और उस पर सवाल भी उठे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी की तरफ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू काफी नाराज हो गए, उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोल दिया है, तो नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। नहीं, नाराजगी तो देखिए इतनी आसानी से खत्म होने वाली भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इस बार जो विधानसभा का गणित है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हो, और जिस तरह नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे ओवैसी के विधायकों से वो मिले थे, बीएसपी के विधायकों को उन्होंने शामिल किया, इस तरह से जो कोशिश कर रहे हैं अपनी संख्या बढ़ाने की। खबर यह भी थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक अगर तोड़ करके अगर नीतीश कुमार अपनी विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के दबाव से निकलने की कोशिश भी करेंगे। तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक ये रस्साकसी तो चलती रहेगी, क्योंकि भाजपा ज्यादा से ज्यादा सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहेगी और नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, जिस तरह वो असर्टिव लीडर हैं, तो वो बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आएंगे, तो ये रस्साकसी तो चलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं फिलहाल अभी तलखी थोड़ी कम हुई है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो गया। बल्कि आप याद करिए भी दो दिन पहले नीतीश कुमार ने इसको जो है टाल दिया था, जो ये तो 2 दिन पहले होना था मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन आज हुआ, 2 दिन बाद हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी भी वो एक रस्साकसी चल रही है। अभी विभागों के बंटवारे को लेकर के भी शायद सहमति बनी है कि नहीं बनी है। मुझे लगता है जब ये विभागों का बंटवारा होगा और तस्वीर सामने आएगी किसके हिस्से में क्या गया,
तब और स्थिति साफ होगी कि जो खींचतान है दोनों के बीच में, जो विश्वास का संकट है इस बार, वो कितना जो है वो सही चल रहा है। जी विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। और देखिए लगातार जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म था, इस बार नाराजगी भी बनी हुई है, नए चेहरों को भी जगह मिली है, और अब जो असल में जो माथापच्ची होनी है वो विभागों को लेकर भी होनी है कि पोर्टफोलियो किसे कौन से दिए जाएंगे, इस पर भी पैनी नजर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।